यूं थक कर न बैठो ऐ मेरे दोस्तों, जिंदगी हसीन है इस पे जानिसार करो। अभी है अंधेरा तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिशें हैं आपको। बस रब पे यकीन और वक्त पे एतबार करो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फाइनली आज हम आप सबके बीच अपना थर्ड वीडियो लेक्चर लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने मेरा पहला और दूसरा वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को टेंस के बारे में कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था व्हाट इज़ टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच टाइप्स ऑफ टेंस गिवन इन द सेंटेंस जस्ट बाय रीडिंग इट, और ऑन थॉट प्रोसेस, मतलब कि आप किसी भी वाक्य को कैसे पढ़कर समझ सकते हैं कि वो कौन से टेंस में है, या फिर थॉट प्रोसेस से उसे कैसे समझ सकते हैं। जब आप इतना जान जाते हैं तब बारी आती है कि आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। इंग्लिश के सेंटेंसेस का भी कुछ फॉर्मेशन होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसके लिए मैंने अपना सेकेंड वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था डिटेल्स में। हमने उसमें बताया था कि स्ट्रक्चर में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है टेंस के दृष्टिकोण से। पर्सन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब में हमने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में विस्तार से डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने मेरा सेकेंड वीडियो भी ज़रूर देखा होगा। अब जब हम लोग इतना जान जाते हैं तो हम लोगों के लिए टेंस बहुत ही आसान हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो आज हम अभ्यास करते हैं, सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम देखते हैं कि वाकई में जो हमने पढ़ा है क्या वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को देखेंगे। हमने आपको बताया था जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती हो, ते हैं, ते हो लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझते हैं। या फिर उसमें हैबिट, रूटीन या स्केड्यूल की चर्चा हो, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ भी आ जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आइए स्ट्रक्चर पर देख लेते हैं एक नज़र। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं और उसमें जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर, मतलब ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाम जैसे राधा, सीता, गीता, मोहन, राम, श्याम कुछ भी आ जाए, तो उसके कारण हम जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस ऐड कर देते हैं। अब इसको हम इसके अनुसार फिक्स कर देंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं, मतलब सब्जेक्ट हमारा आई। सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, आई प्ले। अब हमें ध्यान देना है इसमें एस या ई एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। आप लोग बताइए, इसमें एस या ई एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। जब हमारा आई पहले चेक करेंगे कि आई हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है कि नहीं है। हमें इससे मतलब नहीं है कि ये फर्स्ट पर्सन में है या सेकंड पर्सन में है, हमें बस यही चेक करना है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है कि नहीं है। आई हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है, क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाम नहीं है, तो इसमें हम एस या एस नहीं लगाएंगे। आई प्ले क्रिकेट। अब नेक्स्ट देखिए, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, जाने का काम कौन कर रहा है, राम, राम। वर्ब क्या है, जाना, वर्ब क्या है हमारा, जाना, मुख्य क्रिया यही है, जाना। जाना का क्या होता है, गो। हम लोग चेक करेंगे कि जो ये सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है कि नहीं है। राम है, हमने आपको बताया ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नाम। तो राम जब हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो इसमें हम ई एस लगाएंगे। राम गोज टू मार्केट। अब देखिए, तुम लोग अंग्रेजी सीखते हो
इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम लोग। वर्ब क्या है, सीखना, लर्न। अब हम लोग देखेंगे कि यू हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है कि नहीं है, नहीं है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो हम इसके जो कहते हो रख देंगे, इसमें एस एस नहीं लगाएंगे। यू लर्न क्या सीखते हो, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, श्याम मेरी मदद करता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, मदद करने का काम कौन कर रहा है, श्याम। श्याम एज इट इज उतार देंगे, श्याम। मदद करना, वर्ब क्या है, मदद करना, सब्जेक्ट वर्ब हेल्प। अब देखिए श्याम हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसके साथ हम एस लगाएंगे। श्याम हेल्प्स, मेरी मदद करता है, मी। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग कर देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। क्योंकि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तो हम डू के साथ ईएस लगा दिए तो डज बन गया, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही से याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है। आई, पहले आई को चेक करना है कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है कि नहीं है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, तो इसके साथ आप डू लगा सकते हैं। डू या डज सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होगा। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। राम बाजार नहीं जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। राम हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, क्योंकि राम एक सिंगुलर नाम है, तो इसके साथ हम डज का यूज करेंगे। राम डज नॉट गो टू मार्केट। हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। वी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है, तो इसके साथ डू का यूज होगा। वी डू नॉट लर्न इंग्लिश। श्याम मेरी मदद नहीं करता है, श्याम। श्याम एक नाम है, चूँकि श्याम एक सिंगुलर नाम है, तो इसीलिए श्याम के साथ डज का यूज होगा। श्याम डज नॉट, मदद करना, हेल्प, ये अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, हेल्प मी, ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्यों की हम लोग बात करते हैं। अक्सर हम बाद में कंफ्यूज होते हैं, जब रूल भूल जाते हैं तो क्या जो है, तो क्या को हम व्हाट से रिलेट करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक टिप्स बताऊंगा जिससे आपको कभी भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी हम इस वाक्य को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ या ना में इसका आंसर देना पड़ेगा। जैसे क्या राम तुम्हारी मदद करता है, इसको हम बोल सकते हैं हाँ राम मेरी मदद करता है, नहीं राम मेरी मदद नहीं करता है। क्या वे लोग नदी में नहीं तैरते हैं, इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं हाँ वे लोग नदी में नहीं तैरते हैं, नहीं वे लोग नदी में नहीं तैरते हैं। मतलब इसका हाँ या ना में हम लोग जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो ये WH होता है ना, आप कहाँ रहते हैं, तो इसका आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई किसी से पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उसे रीज़न देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो कहाँ रहता है, ठीक है। तो इसको हम जब बनाएंगे तो देखिए, जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, तो उसमें स्ट्रक्चर में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के जस्ट पहले होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा शुरू में होता है इंट्रोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा शुरू में है, उसके बाद सब्जेक्ट है। अगर नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट रहेगा, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा नॉट रहेगा। उसके बाद हमने आपको बताया है जब भी डू या डज लग जाएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, चूँकि ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए इसे बनाते हैं। क्या राम तुम्हारी मदद करता है,
क्या राम तुम्हारी मदद करता है। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम है ना हमारा, तो राम के अकॉर्डिंग ही डू या डज लगेगा, क्योंकि राम हमारा थर्ड फॉर्म का सिंगुलर है। थर्ड फॉर्म के सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग पहले डज का प्रयोग करेंगे। डज के जस्ट बाद सब्जेक्ट, डज राम, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, नॉट पर ध्यान नहीं देना है। डज राम, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हेल्प, क्योंकि वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि डू या डज जब लग जाता है किसी भी सेंटेंस में तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। तो डज राम हेल्प यू हो गया। क्या राम तुम्हारी मदद करता है, डज राम हेल्प यू। क्या वे लोग नदी में नहीं तैरते हैं, समझिए सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है, वे लोग दे, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, ये हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है, तो इसमें हम डू लगाएंगे। डू सब्जेक्ट हमारा दे, डू डे नॉट है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, डू डे नॉट स्विम इन द रिवर, हमारा क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। किसी भी सेंटेंस को बनाते समय एक ही बात पर फोकस करना है कि जो हमारा इसका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है कि नहीं है। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तभी डज लगेगा, क्योंकि इसमें हमारा तुम सेकंड पर्सन है तो हम आराम से डू लगाएंगे। सब्जेक्ट यू, नॉट है नॉट, डू यू नॉट, वर्ब हमारा है लव, ऑब्जेक्ट है मी, डू यू नॉट लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अब इसको आप देखिएगा ध्यान से, तो ये हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहा है, ये WH फैमिली का है। एक काम करिए आप लोग तब तक इसे नोट डाउन कीजिए, हम आपको WH फैमिली का कुछ वर्ड लिखवा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा WH फैमिली। देखिए व्हाट, व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, हुज मतलब किसका, विद हुम किसके साथ, अनटिल व्हेन कब तक, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार, हाउ ऑफन कब कब, वेयर ऑल कहाँ कहाँ, व्हाट ऑल क्या क्या। जनरली हम लोग के जुबान पर ये सब रहता है, ठीक है, लेकिन इस पर भी फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि तुम कब कब खेलते हो, तुम कहाँ कहाँ जाते हो, तुम क्या क्या खाते हो, तो उसके साथ क्या का हम लोग को पता है व्हाट, ऑल लगा देंगे क्या क्या, वेयर मतलब कहाँ, ऑल लगा देंगे कहाँ कहाँ, हाउ ऑफन कब कब। समझ में आ रहा है ना, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए तब तक। तो फ्रेंड्स मैंने आपको WH फैमिली के बारे में बता दिया, अब उसके ऊपर कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया है कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा सब्जेक्ट के पहले रहता है, यानी कि वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक इसी प्रकार WH फैमिली भी तो हमारा इंट्रोगेटिव है, ये भी तो प्रश्न पूछने का ही काम करता है, तो इसमें हमारा सेम टू सेम इंट्रोगेटिव ऐसे ही रहेगा, सिर्फ WH वर्ड हमारा पहले लग जाता है इसके स्ट्रक्चर में। तो अब हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे नेहा क्या खाती है, हमारा WH वर्ड क्या है, क्या, क्या का हमने लिखा है व्हाट, चूँकि नेहा हमारी थर्ड पर्सन की सिंगुलर है, नेहा क्या है, सिंगुलर नाम ही तो है, ये हमारा थर्ड पर्सन की सिंगुलर है, तो नेहा के साथ हम डज का यूज़ करेंगे, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा डज। व्हाट डज नेहा, सब्जेक्ट, नेहा में एन हम कैपिटल इसलिए रखें कि नेहा हमारी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का जो वर्ड होता है ना उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही होता है। व्हाट डज नेहा ईट, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, नेहा क्या खाती है, व्हाट डज नेहा ईट। सोहन कब कब बाजार जाता है, कब कब मतलब हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, चूँकि सोहन है तो सोहन के लिए हम डज का यूज करेंगे, नाम है, हाउ ऑफन डज सोहन गो टू मार्केट। तुम सुबह में क्यों नहीं टहलते हो, क्यों का हो जाएगा हमारा वाई, तुम है हमारा
थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है, इसीलिए डू लगेगा। वाई डू यू नॉट है तो नॉट हमारा सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता है। वाई डू यू नॉट वॉक मतलब टहलना, वॉक इन द मॉर्निंग। तुम सुबह में क्यों नहीं टहलते हो। क्यों हमारा WH के लिए वाई आ गया, वाई के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब तुम है तो डू, सब्जेक्ट हमारा यू, वाई डू यू, नॉट है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, वाई डू यू नॉट, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टहलना वॉक, वाई डू यू नॉट वॉक, सुबह में इन द मॉर्निंग, ये हमारा अदर वर्ड है। ठीक है, अब देखिए सरिता कब तक पढ़ती है, कब तक का हो जाएगा अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन। सरिता चूँकि नाउन है हमारा, सॉरी दिख रहा है, हाँ सरिता चूँकि नाउन है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ डज का यूज होगा। अनटिल व्हेन डज सरिता रीड, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क की जगह नहीं है। अनटिल व्हेन डज सरिता रीड। तो दोस्तों आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो गया। बाकी अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद जितना भी है इससे भी आसान है। ठीक है, इसमें आपको ये भी तो ये कि याद करना पड़ा वर्ब के साथ एस या एस कब लगेगा, डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, बाकी सब में कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।